हेलो, कैसे हो। आज हम आप लोग को बताने जा रहे हैं क्लास 10 का मॉडल सेट 4। उसके बाद 5 लाएंगे, ठीक है ना। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दें, जिससे कि वो भी कुछ लाभ प्राप्त कर सके। क्योंकि आप लोग को एग्ज़ाम 21 फरवरी से है, तो 21 फरवरी से पहले आप लोग के दोस्तों के पास ये फैला दें। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का है, प्रथम 4 समप्राकृत संख्या का माध्य होगा। प्रथम बोल रहा है, ध्यान देना है, प्रथम यानी स्टार्टिंग से। तो सम संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 2 से। कहाँ से होता है? 2 से। और 4 कितना बोल रहा है? प्रथम 4 बोल रहा है, तो 2 होगा, फिर दूसरा होगा 4, 6, 8। ये हुआ प्रथम मेरा 4 प्राकृतिक संख्या। और इसका माध्य क्या होता है? माध्य होता है सभी संख्या को जोड़ दो, जितना संख्या फिर उससे भाग दे दो, सभी को जोड़ो। तो 2 और 4 6, 6 6 12, 12 और 8 12 8 20। और संख्या टोटल कितना है? 1 2 3 4। तो 4 से डिवाइड कर दो, और डिवाइड करें कितना आएगा मेरा? 4 5 20। तो आंसर मेरा होगा 5 इज करेक्ट। तो माध्य बराबर होता है जितना संख्या दिया हुआ है सभी को जोड़ो, और कितना संख्या है उससे भाग दे दो। तो यहाँ संख्या कितना है? 1 2 3 4, 4 से भाग दिए। नेक्स्ट देखते हैं, बिंदु -4 और -6 की चतुर्थांश में। तो हम लोग जानते हैं चतुर्थांश क्या होता है? 4 होता है, पहला चतुर्थांश होता है प्लस प्लस, दूसरा होता है माइनस प्लस, तीसरा होता है माइनस माइनस, चौथा होता है प्लस माइनस। तो यहाँ देख रहे हैं आगे माइनस पीछे माइनस, 2 माइनस है। 2 माइनस किस में आ रहा है? तृतीय पाद में आ रहा है, तो मेरा होगा तृतीय पाद। तो तृतीय चतुर्थांश करेक्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? ये तो √5 और √5 के वर्गमूल नहीं निकलेगा। प्लस में अगर गुणाम रहता तो ये हो जाता मेरा परिमेय, क्योंकि गुणाम होता तो रूट के बदली रूट खत्म 5 लिखा जाता। ये 21 का भी नहीं निकलेगा, 7 का भी नहीं निकलेगा, 7 या 21 होगा, 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए ये मेरा अपरिमेय है। यहाँ ध्यान देने वाला बात यहाँ पर है क्या? 11 गुना 11, जब दो संख्या गुना में हो, रूट में हो तो गुना होने पर क्या होता है? रूट खत्म हो जाता है, उसके बदले लिखाता है 11। क्या लिखाता है? 11। रूट 11 इंटू 11 लिखाएगा, तो 11 मेरा क्या है? परिमेय संख्या है, और ये मेरा अपरिमेय है। तो आंसर सी इज करेक्ट, क्योंकि सी मेरा परिमेय संख्या है, इसका वैल्यू 11 आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट मेरा है सेक 45 का मान होगा। सेक 45 का मान होगा, तो सेक 45 का मान कितना होता है? सेक 45 का मान होता है √2। कितना होता है? √2। तो √2 होगा, कितना होगा? √2, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, द्विघात समीकरण a² + bx + c बराबर 0 के मूल वास्तविक और असमान होगा। ध्यान देना है, वास्तविक और असमान। वास्तविक और असमान कब होता है? जब d का मान बड़ा होता है 0 से, तब होता है वास्तविक और असमान। और d बराबर होता है b² - 4ac। तो हम बोल सकते हैं b² - 4ac का मान जब बड़ा होगा 0 से होगा, तो वास्तविक तथा समान। तो देखो यहाँ पर b² - 4ac, यहाँ ध्यान देना है, b² - 4ac का मान बड़ा है 0 से, इधर मुँह खुला हुआ तो बड़ा है 0 से, इसका मान होगा वास्तविक तथा असमान। बराबर होगा, d का मान बराबर होगा 0 से, यानी b² - 4ac का मान बराबर होगा 0 के, तो उसका मान तो वास्तविक होगा, लेकिन यहाँ समान है इसलिए समान होगा। तो इसका मान होगा वास्तविक तथा समान। जब d बराबर 0 तो मूल का मान वास्तविक तथा समान। और जब छोटा हो जाएगा, ये जो मेरा है b² - 4ac, अर्थात d छोटा हो जाएगा 0 से, तो वो काल्पनिक हो जाता है, इसको बोलते हैं अवास्तविक तथा असमान। तो जब d छोटा है 0 से, तो उसका मूल का जो प्रकृति होता है वो होता है वास्तविक तथा असमान, जिसको काल्पनिक भी बोलते हैं। नेक्स्ट ध्यान देना है, दो वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात a अनुपात b है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? ये हम बता चुके काफी बार कि त्रिज्या का अनुपात दिया रहा है, तो उसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या करते हैं? उसका वर्ग करते हैं। क्या करते हैं? वर्ग। तो वर्ग का 2 a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, ये मेरा हो जाएगा क्षेत्रफल का अनुपात। नेक्स्ट देखते हैं, साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर बराबर पूछ रहा है कितना होगा? तो इसका होगा 2। कैसे होगा? यहाँ ध्यान देना, आप लोग को पता है, अगर a - b का होल स्क्वायर पर तोड़ें, इसको a + b का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो अपने खुद आएगा। चलो हम तोड़ के दिखाते हैं, तो आप लोग को देखो, इसको हम तोड़ेंगे a - b के होल स्क्वायर पर, तो क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और फिर a - b का होल स्क्वायर, तो a² + b² - 2, ये मेरा कितना है? साइन थीटा, और b मेरा कितना है? कोस थीटा, ये होगा। अगर इसको तोड़ते हैं तो a + b के होल स्क्वायर बराबर क्या होगा? a² + b² + 2a
बी। अब ध्यान देने वाला बात यहाँ है, साइंस को थीटा प्लस कोस थीटा बराबर होता है 1, ये दोनों जोड़ में है तो यहाँ जोड़ देना है। फिर साइंस को थीटा प्लस कोस थीटा बराबर होता है 1, और ये माइनस में और ये प्लस में खत्म हो जाएगा तो 1 1 कितना होगा 2, कितना होगा 2। तो आंसर मेरा होगा यहाँ पर 2। नेक्स्ट देखते हैं 1 3 5 1 0 का बहुलक। बहुलक क्या कहते हैं, जो आंकड़ा दिया हुआ है ना उसमें जो नंबर सबसे अधिक बार रिपीट होगा वो कहलाता है बहुलक। देखो सबसे अधिक बार रिपीट कौन नंबर हुआ है, 2 मेरा कितना बार रिपीट हुआ, 1 बार हुआ। 5 मेरा कितना बार रिपीट हुआ, 1 बार 2 बार 3 बार, तो सबसे ज़्यादा 5 है। देख लो आप लोग गिन के, सबसे ज़्यादा 5 रिपीट हो लेते हैं, इसका बहुलक होगा 5। क्या होगा 5। नेक्स्ट देखते हैं एपी का पहला पद 2 और सार्वंतर 3 हो तो 8वां पद पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, 8वां पद होगा। यहाँ ध्यान देना है इसको, हम एपी बराबर 8वां पद, तो हम जानते हैं टी एन बराबर एनवां पद बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर एन क्या है 8, कितना है 8, 8वां पद निकालेंगे तो ए मेरा पहला पद कितना है, ए होता है पहला पद है 2, 2 दे दो यहाँ, प्लस एन कितना है 8, क्योंकि 8 में से 1 जाएगा बचेगा 7, और डी कितना है सार्वंतर कितना है 3, कितना है 3, 7 या 21, 21 और 2, 21 और 2 कितना होगा 23। तो आंसर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट मेरा है इसका सरलतम रूप। सरलतम रूप का मतलब होता है उसको काटना है, और काटते काटते जब अब कटना बंद हो जाएगा, जो सबसे छोटा रूप होगा वही होगा सरलतम रूप। तो इसको काटो आप लोग, देखो ये क्या होगा, ये 3 से कट जाएगा, और ये भी मेरा 3 से कट रहा है। तो 3 एका 3, 3 एका 3, 3 दूनी 6 और 3 नमा 27, कट गया। इसको काटो 3 से, तो 3 से काटेंगे तो कितना आएगा 3 एका 3, उसके बाद 10 हो गया, तो 3 तिहाई 9 और 3 पचे 15। फिर देखो ये दोनों 3 से कट रहा है, यानी कि आप लोग आंसर ये मार दीजिएगा। अभी ये फिर से कटेगा, अभी कटना से बाकी है। सरलतम रूप होता है सबसे अंतिम तो जाना है, जब तक कटेगा तब तक काटते रहना है, ठीक है ना। तब देखो फिर 3 से कट रहा है तो काट दो इसको, 3 चौक 12 और 3 तिहाई 9, 3 चौक 12 और 3 तिहाई 9, इसको 3 से काटो, इसका होगा 3 चौक 12 3 पचे 15, 43 बटा 45, 43 ऊपर और नीचे 45। तो आंसर ए इज करेक्ट। ये मारिएगा तो आप लोग गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी सरलतम रूप नहीं हुआ, ये अभी और कट रहा है तो काटना है, सिंपल सी बात है। अब बिंदु इतना 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 संरेख होगी। हाँ, बिंदु कब संरेख होता है, आप लोग को बताए थे कि बिंदु तब संरेख होता है जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाए। और त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र आप लोग देखो कौन सही है, यहाँ त्रिभुज का क्षेत्र का सूत्र दिया हुआ है, आप लोग को पता करना है कि कौन सा सूत्र सही है। तो मेरा ये सूत्र सही है, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0 हो जाता है। क्योंकि संरेख में कोई त्रिभुज का निर्माण नहीं करता है, और त्रिभुज का निर्माण नहीं करता है तो उसका क्षेत्रफल होना चाहिए 0। तो ये मेरा करेक्ट होगा, ठीक है ना। और आप लोग पढ़े होंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, यही पढ़े होंगे, सूत्र डायरेक्ट सूत्र दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर, साइन थीटा बराबर √3/2। साइन कितना डिग्री मान √3/2 है, हाँ साइन 60 का मान होता है, कितना होता है, तो थीटा बराबर मेरा होगा 60 डिग्री। अब यहाँ जब 60 रखेंगे तो tan 60 का मान कितना होगा √3, कितना होगा √3। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट मेरा है बिंदु -6 एवं 11 में भुज का मान है। भुज होता है दोस्त आगे वाला और कोटि होता है पीछे वाला। तो भुज मेरा हुआ -6, और भुज को बोलते हैं x निर्देशांक और कोटि को बोलते हैं y निर्देशांक। तो पूछेगा x निर्देशांक कितना होगा तो -6, y निर्देशांक कितना होगा तो 11। भुज पूछेगा तो -6, कोटि पूछेगा तो 11। इतना ध्यान देना आप लोग को। नेक्स्ट देखते हैं, यदि किसी धन लिख दिया, घन होना चाहिए। यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा यानी दोस्त भुजा एल इकाई हो तो उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं 6 गुना भुजा स्क्वायर। क्या होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। तो 6 का 6, अब भुजा कितना दिया हुआ है एल, कितना दिया हुआ है तो एल, और स्क्वायर का स्क्वायर, तो 6l स्क्वायर मेरा आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद समीकरण का शून्यांक है तो अल्फा प्लस बीटा, हम लोग जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। और b का मान मेरा कितना है, यहाँ पर a होता है, a b होता है, b का मान मेरा 7 है तो 7 रखो, माइनस का माइनस रखो, और a के x स्क्वायर में कुछ नहीं गुना है तो कितना गुना है 1, तो 1 से 7 में भागा जाए तो -7 ही आएगा। तो -7 मेरा आ रहा है, तो मेरा आंसर ए इज करेक्ट होगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है दोस्त, और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है, और c/1 अल्फा इंटू बीटा पूछा तो 12/1 यानी 12 होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखना है, और संभव घटना की प्रायिकता होती है, और संभव घटना की प्रायिकता होती है 1, कितना होता है 0, कितना होता है 0। जैसे आप लोग को पासा दे दिया, लूडो की गोटी को पासा बोलते हैं, पासा दे दिया है, पूछेगा आपको कि इसको उछालने पर 7 आने पर आता है, क्या पासा में 7 होता है, क्या 7 नहीं होता है, तो 7 आने पर आता है क्या असंभव है, ये क्या है असंभव, यानी 7 आएगा नहीं, यानी उसका प्रायिकता होगा 0, यानी असंभव घटना प्रायिकता होगा मेरा 0, ठीक है ना।
नेक्स्ट देखते हैं, और निश्चित घटना प्रायिकता कितना होता है 1, कितना होता है 1। प्रायिकता जो है 0 से छोटा नहीं होगा और 1 से बड़ा नहीं होगा, वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और उसके बीच में हो सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, इतना मान पूछ रहा है, देखो ये सब गुणाम है, किसमें है गुणाम है, तो जब गुणाम रहे या भाग में रहे तो हम चेक करते हैं क्या। अब 46 का मान पता नहीं है, 27 का मान पता नहीं है, 44 का मान पता नहीं है, तो हम क्या चेक करते हैं कि कौन दो को मिलकर 90 पुरा रहा है। तो 46 और 44 ये दोनों मिलके 90 पुरा रहा है, तो ये दोनों का मान हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1। ये हम काफ़ी बार बता चुके हैं, जब गुणाम रहेगा भाग में रहेगा तो यही करना है, ये सभी गुणाम है। और ये दोनों मिलकर देखो फिर 90 पुरा रहा है, तो इसका भी मान हो जाएगा 1, और सब गुणाम है तो 1 × 1 कितना होगा 1, तो आंसर बी इज करेक्ट। आप लोग बदल के बना सकते हैं, लेकिन ये यहाँ ऑब्जेक्टिव आ रहा है तो ना टाइम पार करने से कोई फायदा नहीं है, इस तरह हम काफ़ी बार तुम लोग को बता चुके हैं। अगला देखते हैं, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में दिया हुआ है कि संगत भुजा क्या है का अनुपात 3/5 है। तो क्षेत्रफल का अनुपात, सिंपल सी बात है, बात कर रहे थे त्रिज्या भी हो तो उसका स्क्वायर करते क्षेत्रफल निकालने के लिए। यहाँ पर भुजा का अनुपात दिया हो तो उसका भी क्षेत्रफल निकालने के लिए क्षेत्रफल का अनुपात निकाले क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, तो 3/3 कितना होगा मेरा 9 होगा, और 5/5 कितना 5/25 होगा, तो 9:25 होगा, क्या होगा 9:25। अगर यहाँ ऊंचाई का अनुपात भी दिया रहता है तो वही वर्क करते हैं, माय रेखा का अनुपात भी दिया रहता है तो क्षेत्रफल का अनुपात निकालने के लिए हम वर्क करते हैं, ठीक है ना। ये सभी ध्यान रखना है क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन आता है। निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी नहीं है। समांतर श्रेणी में क्या था, दो लगातार पदों का अंतर समान होता है और समान रूप से बढ़ता है। तो देखो 21 और 21, 42, 42, 21, 63, 63 और 21, 84 समान रूप से बढ़ रहा है, तो ये मेरा समांतर श्रेणी है। 11 और में से 2 गया 9, 9 में से 2 गया 7, 7 में 2 गया 5, समान रूप से घट रहा है, 2 का अंतर है, ठीक है ना। तो ये भी मेरा समांतर श्रेणी है। 5 में 2 जुटा 7, 7 में 2 जुटा 9, 9 में 2 जुटा 11, तो ये भी समान रूप से बढ़ रहा है, 2 का अंतर है, तो ये मेरा समांतर श्रेणी है। लेकिन ये मेरा समांतर श्रेणी नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें 2 पदों का अंतर समान नहीं है। देखो 0.33 में अगर 0.33 हम घटाते हैं तो आंसर होगा 3 का 3 में से 3 जाएगा 0.0, इतना आया। अब हम अगर इसमें से इसको घटाते हैं, देखो आप लोग को लिख के घटा रहे हैं 3, उसके बाद क्या है इसको हटा रहे हैं 2 वाला, 3 में से हम दूसरा घटा रहे हैं, तो आंसर क्या आएगा 3 में से 3 जाएगा 0, 3 में से 3 जाएगा 0, पॉइंट क्या पॉइंट है 0, 0। देखो दोनों अंतर समान है क्या, यहाँ दशमलव के बाद 0 और 3 है, यहाँ दशमलव के बाद 2 0 है, यहाँ दशमलव के बाद 1 ही 0 है, अंतर देखो समान नहीं है, इसलिए मेरा समांतर श्रेणी डी मेरा समांतर श्रेणी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट मेरा क्या पूछ रहा है, महत्तम सहावर्तक SCF पूछ रहा है। ध्यान देना है दोस्त कि जब हम SCF निकालते हैं ना तो दोनों में जो मैच करते हैं उसको लिखते हैं, ठीक है ना। और तो देखो यहाँ 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, लेकिन यहाँ पर हम जब SCF लिखेंगे तो सबसे कम घात जिसका रहेगा उसको हम लिखेंगे, ठीक है ना। तो 3 पे पावर यहाँ 3 है, 3 पे पावर यहाँ 2 है, तो हम लिखेंगे 3 पे पावर 2 वाला, ठीक है। फिर यहाँ 2 पे पावर 1 है, यहाँ 2 पे पावर 2 है, तो 1 कम वाला लिखेंगे 2, और यहाँ 5 पर 1, 5 पर 1, 5 तो दोनों जगह समान है तो कोनो एक ठो लिख दो चलेगा। तो देखो 3 तिहाई 9, 2 के 2, 5 का 5, और 9 दूनी 18, 18 पचे 90, तो इसका आंसर आ रहा है मेरा 90। अगर दोस्त अगर पूछता है इसका LCM, क्या पूछता है LCM, तो LCM में क्या करता बड़ा वाला घात लिखा जाता है। ध्यान देना, बड़ा वाला घात दोनों में जो सबसे बड़ा घात रहेगा उसको चुनेंगे। तो यहाँ पर बड़ा घात क्या है, ये हो जाता है मेरा 3 पे पावर 3, तो इसका होता है कितना 27। और इसमें बड़ा घात कौन है 4, क्या है 2 पर पावर 1 कम है, 2 पर पावर 2 ज़्यादा है, तो ये वाला हम चुनते हैं, ठीक है ना। अब 5 तो दोनों समान है, तो मेरा LCM हो जाता है, मेरा LCM मेरा क्या होता है देख लो, आप लोग को बता रहे हैं। LCM मेरा हो जाता है 3 पे पावर 3 गुना, ये दोनों में कौन जा रहा है, दोनों में 2 जा रहा है तो 2 वाला, और ये दोनों तो दोनों समान है, तो ये मेरा LCM होता है। इसको गुना करने पर आप लोग को जितना आएगा वो मेरा LCM होता है। लेकिन LCM में बड़ा घात वाला लेते हैं और SCF में छोटा घात वाला, ये ध्यान देना आप लोगों को। साइन A बराबर कोस A, तो tan A का मान है, सिंपल सी बात है कि साइन और कोस का बराबर होता है 45 डिग्री के मान पर दोनों बराबर होता है। जब 45 डिग्री मान होता है तो दोनों बराबर होता है। टेन कोट का बराबर होता है 45 डिग्री के वैल्यू पर दोनों बराबर होता है। सेक और कोसेक का बराबर होता है जब दोनों का वैल्यू 45 डिग्री होता है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ ए मेरा होगा 45 डिग्री तब बराबर होगा, तो ए मेरा 45 डिग्री हो रहा है तो यहाँ पर 45 डिग्री रखेंगे तो टेन 45 का मान कितना होता है 1, तो 1 इज करेक्ट। ऐसे आप लोग इसको हल करके निकाल सकते हैं, कोस को या साइन को किसी को बदलिएगा तो 45 ही आएगा, लेकिन हम लोग ऑब्जेक्टिव मार रहे हैं तो थोड़ा दिमाग लगाना है आप लोग को जल्दी करने के लिए। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? द्विघात समीकरण का शर्त है दोस्त, हम लोग को पहचानना है कि कौन द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण हम लोग पहचानने के लिए सिंपल सा नियम जानते हैं। देखो ये नियम है मेरा नियम क्या है, अगर चर में तो समझ रहे हैं आप लोग, अगर एक्स है या वाई है तो वो मेरा कराएगा चर, ठीक है ना। तो चर अगर मेरा बटा के रूप में है तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। चर के पर अगर पावर माइनस के रूप में है तो वो मेरा द्विघात समीकरण नहीं होगा। अगर चर मेरा रूट के अंदर है तो वो मेरा द्विघात समीकरण
नहीं होगा। तो हम लोग चेक करते हैं, देखो यहाँ चर क्या है, रूट के अंदर है, तो ये मेरा द्विघात समीकरण नहीं होगा। यहाँ चर देख रहे हैं क्या है, बटा में है, तो ये मेरा द्विघात समीकरण नहीं होगा। यहाँ पर देख रहे हैं क्या, मेरा चर मेरा क्या है, बटा के रूप में है, नीचे है, तो ये मेरा द्विघात समीकरण नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर देखते हैं ये तीनों में से कोई नियम तो फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये मेरा द्विघात समीकरण होगा। ठीक है ना, आप लोग को इतना पता करना है। अगला देखते हैं दोस्त, अगला है क्या, एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो शीर्ष आने की प्रायिकता, शीर्ष यानी हेड, तो हेड कितना होता है शीर्ष, एक सिक्का में एक होता है, तो हम प्रायिकता बराबर होता है संभावित मान, संभावित मान कितना है, एक है, क्योंकि हेड तो एक ही आ सकता है, और कुल मान क्या है, हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, 2 है, तो संभावित मान बटा टोटल मान, तो 1/2। तो हेड का भी प्रायिकता, हेड आने की प्रायिकता भी होगा 1/2 और टेल आने की प्रायिकता भी होगा 1/2। नेक्स्ट देखते हैं, यदि किसी पहिए की त्रिज्या दिया हुआ है, यदि किसी पहिए की त्रिज्या दिया हुआ है कितना है, 21/22 मीटर, तो उसके लिए एक चक्कर में तय की गई दूरी पूछ रहा है, कितना दूरी तय करेगा एक चक्कर में। एक चक्कर यानी एक चक्कर मतलब क्या हुआ कि एक चक्कर में पहिया एक चक्कर पूरा करेगा, यानी वह क्या वृत्त, जैसे पहिया ये मानो है, तो एक चक्कर घूमेगा तो क्या करेगा, अपना परिधि पर न घूमेगा, तो इसका परिधि निकालना है परिधि, तो एक बार एक चक्कर घूरेगा तो इसका एक बार परिधि निकालना है, 2πr। अब यहाँ निकाल दो इसका मान, तो 2 और पाई का मान कितना 22/7 और r का मान कितना दिया है 21/22, कितना दिया हुआ है 21/22, यही दिया हुआ है ना। और 22 से 22 कैंसिल और 7 से 7 या 21 कैंसिल, तो 3 दूनी मेरा हो रहा है 6 मीटर, कितना हो रहा है दोस्त 6 मीटर। नेक्स्ट देखते हैं, बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है, तो काफी इजी है, शून्यक यानी x का मान निकालना है, तो x का मान अगर हम x यहाँ देखो, यहाँ ध्यान देना है 3x + 4 यही दिया हुआ है ना, x का मान निकालते हैं, x को हम यही पार रहने दो और 4 को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा -4, क्या होगा -4। हम मेरा x का मान निकालना है तो इसको यही पार रहने देंगे और 3 को ही पार लेगा, 3 यहाँ गुना में ये पार आएगा तो मेरा भाग में होगा तो -4/3 होगा, तो -4/3 मेरा बी नंबर है, तो बी इज करेक्ट। नेक्स्ट ध्यान देना है दोस्त, यदि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त परस्पर कितनी स्पर्शरेखा खींची जाती है, हम बताए थे आप लोगों को कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर केवल 2 स्पर्शरेखा खींची जाती है, और अंदर हो बिंदु वृत्त के तो एक भी स्पर्शरेखा नहीं खींची जा सकती है। ठीक है ना, अगर कोई भी बिंदु नहीं दिया हो, सिर्फ बोले कि स्पर्शरेखा पर कितनी वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखा खींची जा सकती है, तो अनंत होगा। ठीक है ना, तो इतना आप लोगों को ख्याल रखना है, ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, समीकरण के दिया हुआ है, पूछा मूल क्या होगा, तो मूल का प्रकृति यहाँ पूछा, प्रकृति निकालने के लिए हम सबसे पहले डी चेक करते हैं। ठीक है ना, तो डी बराबर मेरा क्या होता है दोस्त, डी बराबर मेरा होता है b² - 4ac। तो b मेरा कितना है, ये इसके साथ जो गुना रहेगा, जो संख्या गुना रहेगा वो a कहलाएगा, इसके साथ जो गुना रहेगा वो b कहलाएगा, ये मेरा c है। तो b के y साथ क्या गुना है, कोई नहीं तो 1 है, तो b मेरा 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस का -4 का 4a, इसके साथ क्या गुना है, कुछ नहीं तो 1 है, तो a मेरा 1 हुआ, और c मेरा कितना है 5, कितना है 5। और देखो सिंपल सी बात है, 1 - 4 × 5 = 20 करेंगे तो मेरा आएगा -19, और -19 जो है दोस्त वो मेरा क्या है डी, और डी मेरा क्या है -19 जो है मेरा वो क्या है, छोटा है 0 से, 0 से क्या है छोटा। हम लोग जानते हैं कि जब डी का वैल्यू 0 छोटा आता है तो वो अवास्तविक होता है, क्या होता है, यानी वास्तविक नहीं होता है, तो ये होगा वास्तविक नहीं, और वो समान हल होता है, क्या होता है। और जब डी बड़ा आ जाएगा, जब डी क्या आएगा, बड़ा आएगा 0 से, तो उसको होता है वास्तविक तथा वो समान। ठीक है ना, और जब डी बराबर आएगा 0 से क्या, तो वो वास्तविक तो होगा लेकिन उसका वैल्यू समान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 धन पूर्णांक a तथा b के लिए यदि a = bq + r, तो बताना है कि r जो है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी, उसका मान जो है कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा। तो आप लोग पढ़ेंगे सबसे फर्स्ट चैप्टर में वास्तविक संख्या में कि r जो है वो क्या होता है, r मेरा 0 के बराबर भी होता है, 0 से बड़ा भी होता है, और b से लेकिन हमेशा एक छोटा होता है, क्या होता है छोटा, b से हमेशा क्या होता है छोटा, तो ये मेरा d इज करेक्ट। नेक्स्ट यहाँ दोस्त ध्यान देना, ये मेरा भाग में है, बताते भाग या गुना में हो और मेरा मान पता नहीं हो, 64 का मान कितना होगा पता नहीं है, 26 का मान कितना होगा पता नहीं है, तो देखना है ये दोनों का जोड़ योगफल 90 हो रहा है क्या, हाँ 90 हो रहा है, तो 90 में हो रहा है तो इसका आंसर होगा 1। कब, जब भाग में हो या गुना में हो, तो इसका आंसर होगा 1। तो यहाँ भाग में है, बटा में है, भाग में है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट देखना है, त्रिभुज ABC में AB = 13 सेंटीमीटर और BC = 12 सेंटीमीटर और AC = 5 सेंटीमीटर, तो कौन C का मान पूछ रहा है, ध्यान देना है यहाँ पर, ये ध्यान देना है, मेरा समकोण त्रिभुज का निर्माण कर रहा है, सिंपल सी बात है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर बना लो त्रिभुज ABC, बना लेते हैं ABC। अच्छा AB इधर हम क्यों नहीं लिखो, कि बड़ा भुजा जो मेरा वो कर्ण कहलाता है, तो यहाँ बड़ा भुजा इसलिए हम सबसे बड़ा बनाए हैं, और BC मेरा कितना है 12 और AC मेरा कितना है 5।
आप लोग जब इसको अधिक पाइथागोरस प्रमेय लगाइएगा तो 12 का स्क्वायर करिएगा, 5 का स्क्वायर कीजिएगा, दोनों जोड़िएगा तो आएगा आपको 169। क्या आएगा? 169। 169 का जब वर्गमूल कीजिएगा तो आएगा 13। तो आप लोग जानते हैं कि कर्ण का वर्ग अन्य दो वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो ये हो रहा है, इसलिए मेरा पाइथागोरस प्रमेय हो रहा है। तो इसमें कोण कितना बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। तो कोण सी मेरा क्या होगा? 90 डिग्री। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, एक्स अक्ष से बिंदु -3 और 6 की दूरी है। आप लोग दोस्त इसमें दूरी सूत्र लगाइएगा। दूरी सूत्र लगाइएगा तो आप लोग से कभी नहीं बनेगा। इसमें थोड़ा सा लॉजिक पॉइंट है, क्या देखना है। एक्स अक्ष मेरा क्या है? मेरा एक्स अक्ष, तो ये मेरा एक्स अक्ष हुआ है। अब यहाँ ध्यान देना है, -3 छो, तो माइनस और प्लस है, तो मेरा ये बिंदु यहाँ पर होगा, ये द्वितीय पाद में होगा। तो पूछ रहा है क्या? एक्स अक्ष से बिंदु ये -3 छो मान लो, ये बिंदु है मेरा -3 छो है। क्या ये बिंदु मेरा क्या है? -3 छो। तो एक्स अक्ष से दूरी कितना है? तो एक्स अक्ष से दूरी तो यही ऊंचाई आ रहा है दोस्त। तो ये एक्स अक्ष से जैसे ऊपर जाएंगे तो मेरा क्या होगा? वाई मेरा ऊपर जाता है। तो एक्स अक्ष से दूरी कितना आएगा? 6। कितना आएगा? 6। क्योंकि यहाँ पर अगर 6 यहाँ से 6 मापे होंगे तब ना हम यहाँ पर पॉइंट बताए हैं। तो एक्स अक्ष से दूरी कितना होगा? तो 6। कितना होगा? 6। अगर वाई अक्ष से पूछता तो वाई अक्ष से यहाँ पर -3 दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? तो वाई अक्ष से दूरी जो यहाँ पर होता है -3, क्या होता है? -3। तो एक्स अक्ष से दूरी मेरा होगा 6। क्या होगा? 6। ठीक है ना। तो एक्स अक्ष से दूरी पूछेगा तो वाई वाला बता देना है, और वाई अक्ष से दूरी पूछेगा तो एक्स वाला बता देना है। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3, तो इनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या है? सिंपल सी बात है कि ऊंचाइयों का अनुपात दिया हुआ है, ऊंचाइयों का अनुपात दिया, तो इनका आयतन का अनुपात पूछ रहा है। तो आयतन में क्या होता है? आयतन होता है बेलन का क्या होता है? πr²h, यही होता है ना। पाई का हटाओ पाई तो दोनों में आएगा, सिंपल हटाओ। r²h देखना है। क्या देखना है? r²h। अब यहाँ ध्यान देना है आप लोग को, ध्यान दो आप लोग। तो r², पहला का r कितना है? 2। चलो r² r1 का स्क्वायर h लिखते हैं, h1 है वो लिखते हैं r2 के स्क्वायर h2। ठीक है ना। अगर आप उसमें मान बैठाइएगा तो पहला का r कितना है? 2। कितना है? 2। तो हम चलो 2 के यहाँ देंगे तो 2 दूनी कितना होगा? 4। h का पहला का h कितना है? 3। कितना है? तो चलो 3 दिए। फिर दूसरा का r कितना है? 3। r1 r2 है ना, तो r कितना है? 3। ठीक है ना। अब फिर दूसरा का h कितना होगा? 2, और यहाँ पर r का स्क्वायर देना है, तो स्क्वायर देंगे तो 9 होगा मेरा। और फिर दूसरा का h कितना है? 2। चलो 2 यहाँ पर। अब काटिएगा आप लोग तो 3 तिहाई 9, तो 4 आएगा। क्या आएगा? ऊपर में आएगा 4, नीचे आएगा मेरा 3 दूनी 6। तो 4 अनुपात और कट रहा है यहाँ, 2 से काटेंगे तो ये 2 दूनी 4, तो मेरा आएगा 2:3। 2:3। तो ये मेरा होगा आंसर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं दोस्त, गोला यदि एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुनी हो। ध्यान देना है, ये मेरा मान लो ये मेरा क्या है? स्तंभ है, और ये मेरा क्या है? इसका छाया की लंबाई है। अब यहाँ बोल रहा है क्या कि स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुना है। यानी ये मेरा x है, तो ये मेरा जो है, ये मेरा छाया की जो लंबाई ये मेरा क्या होगा? √3x, क्योंकि उससे √3 गुना है, √3 गुना है। ठीक है ना। तो ध्यान दो यहाँ पर, तो ये मेरा कितना होगा? ये कौन पूछ रहा है? ठीक है। तो यहाँ ध्यान देने वाला बात है कि जब आप लोग इसको कीजिएगा तो यहाँ पर b का मान दिया हुआ है और p का मान दिया हुआ है, लंब दिया हुआ, आधार दिया हुआ है। तो tan थीटा बराबर लगाइएगा तो tan थीटा बराबर क्या होगा? tan थीटा बराबर क्या होगा? p/b। तो p मेरा क्या है? x, और b मेरा क्या है? √3x, और x से x कट जाएगा, बचेगा 1, ऊपर कुछ नहीं तो 1 है, तो 1/√3। आप लोग को बताना है tan कितना डिग्री मान 1/√3 होता है? tan 30 डिग्री मान होता है। कितना होता है? tan 30 डिग्री मान। तो यहाँ पर मेरा होगा tan 30 करेक्ट। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, गोला की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो इसका आयतन होगा। सिंपल सी बात है, गोला की त्रिज्या कितना? 7 सेंटीमीटर है। तो आप लोग आयतन निकाल सकते हो। आयतन क्या होता है? गोला का आयतन होता है 4/3 πr3। तो r के यहाँ पर आप लोग 7 रखिए और हल कीजिए, आप लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। इसमें हमको कोई बताने वाला बात नहीं है, इसमें कोई लॉजिक भी नहीं है, सिर्फ सूत्र लगाइए आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, रेखाखंड AB का मध्य बिंदु P 2, 4 है। यदि B के नियामक है तो A का नियामक बिंदु क्या होगा? यहाँ पूछ रहा है। अब ध्यान देना है यहाँ पर, यहाँ थोड़ा देखो बोलना क्या चाह रहा है। बोलना वो चाह रहा है कि रेखाखंड AB, जो रेखाखंड हम AB लेते हैं, क्या लेते हैं? AB का मध्य बिंदु, मान लो ये मध्य बिंदु मेरा है, ये कितना है? 2, 4, और ये मेरा P है। क्या है? P। मध्य बिंदु यदि B के नियामक दिया हुआ है, इसका नियामक दिया हुआ है कितना? 6, 8। कितना दिया हुआ है? 6, 8। तो A का नियामक बताना है। इसका नियामक क्या होगा? इसका मान लो XY, नहीं पता तो XY मानो। अब हम लोग जानते हैं कि मध्य बिंदु बराबर क्या होता है? मध्य बिंदु बराबर मेरा होता है x1 जो x2/2, x नहीं ऐसा, मध्य बिंदु बराबर
x बराबर क्या होता है x1 जोड़ x2 बटा 2 और y बराबर होता है मध्य बिंदु का y1 जोड़ y2 बटा 2 और ये मेरा क्या है मध्य बिंदु का निर्देशांक, ठीक है ना। अब इससे मान बैठाइएगा आप लोग तो देखिए क्या आएगा आप लोग का x मेरा क्या है 2, क्योंकि ये मध्य बिंदु का निर्देशांक है, ध्यान देना है, तो इसलिए मध्य बिंदु मेरा x है 2, x1 जोड़ x2, x मेरा कुछ नहीं पता है तो x है, x2 मेरा कितना है 6 बटा 2। इसी तरह यहाँ y मेरा मध्य बिंदु वाला, तो मध्य बिंदु वाला क्या है 4, y तो मेरा पता नहीं y1 क्या है तो y छोड़ो, y2 मेरा कितना है 8 बटा 2, ये इधर जाएगा तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 बराबर x प्लस 6 होगा, 4 बराबर क्या होगा x प्लस 6। और ये 6 को हम जब ये पार करेंगे तो x बराबर जो आएगा मेरा वो आएगा -2, क्योंकि 4 में 6 घटेगा तो कितना होगा -2। उसी प्रकार यहाँ पर ये इधर जाएगा तो कितना होगा y बराबर मेरा होगा y प्लस 8 बराबर मेरा होगा 8, और ये 8 इधर आएगा तो 8 में से 8 घट जाएगा तो y बराबर मेरा होगा 0, तो x बराबर -2 y बराबर 0। ये बिंदु का निर्देशांक मेरा आ रहा है -2 और 0। तो देखो -2 और 0 मेरा कहाँ पर है, तो मेरा -2 और 0 ये है, तो आंसर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं PQR और QST, PQR और QST दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि यहाँ ध्यान देने वाला बात है, समझने वाला बात है, ठीक है ना। यहाँ पिक्चर हम बनाएंगे तभी आप लोग से बनेगा, क्योंकि आप लोग थोड़ा उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। त्रिभुज PQR, चलो त्रिभुज PQR बनाते हैं हम। त्रिभुज PQR और QST, देखो Q है उसके बाद ST, दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि S भुजा QR का मध्य बिंदु है, भुजा QR का S जो है ना, S जो है ये QR का मध्य बिंदु, यानी S मेरा यहाँ पर होगा, तो QS, अब T सिंपल सी बात है, T मेरा किधर होगा इधर होगा, ठीक है ना। हम लोग जानते हैं क्या, जब इधर मध्य बिंदु होगा तो इधर भी अपने आप क्या हो जाता है मध्य बिंदु हो जाता है, क्या होता है अपने आप मध्य बिंदु हो जाता है, ठीक है ना। अब सिंपल सी बात है कि अगर ये मेरा पूरा भुजा जो है ये मेरा कितना है एक है, एक होगा तो ये मेरा कितना होगा इसका, ये त्रिभुज का मेरा कितना होगा आधा, कितना होगा आधा। अब बात क्या कर रहा है कि दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात पूछा, क्या बात क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो ध्यान देने वाला बात है कि क्षेत्रफल का अनुपात बताना है, क्या बताना है क्षेत्रफल का अनुपात। 1/2 में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, अगर मान लो ये त्रिभुज में मेरा 1 है, कितना है 1, तो ये पूरा मेरा कितना होगा, इसका आधा पर ये दोनों जुटा है तो ये पूरा मेरा कितना होगा 2, कितना होगा। त्रिभुज PQR बड़ा वाला कितना है मेरा 2, कितना है 2, और त्रिभुज QST छोटा वाला कितना मान है 1, दोनों का पूरा क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, उनके संगत भुजा के वर्ग, तो इसका वर्ग करेंगे तो 2 दूनी 4 और 1 इसका करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 4:1 होगा, क्या होगा 4:1। पिक्चर आप लोग इसी तरह बनाएगा तो आप लोग समझ आएगा, ठीक है ना। ऐसे तो आप लोग इस तरह भी ले सकते थे PQR, लेकिन पिक्चर बनता आप लोग को बन जाता है इस तरह बन जाता, जो आप लोग को समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इस तरह पिक्चर बन जाता, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, यदि ABC समांतर श्रेणी में है तो B का मान बताना है। समांतर श्रेणी में है तो B का मान, B मेरा क्या है देखना है बीच में, और जो बीच में रहता है उसको बोलते हैं समांतर माध्य, क्या बोलते हैं समांतर माध्य। और समांतर माध्य बराबर होता है क्या, अंतिम पहला पद जोड़ अंतिम पद बटा 2, तो यानी पहला पद मेरा A है, पहला पद कितना है A है, और अंतिम पद कितना है यहाँ C है बटा 2। B पूछ रहा है, फिर ध्यान दो B पूछ रहा है, B मेरा यहाँ बीच में है, तो बीच में जो रहता है उसको बोलते हैं समांतर माध्य बोलते हैं। समांतर माध्य बराबर होता है पहला पद जोड़ अंतिम पद बटा 2, तो A जोड़ C बटा 2। ऐसे आप लोग को चलो एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मान लो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। इसमें देखो बीच में क्या है 3, तो 3 बराबर आप लोग को पूछेगा तो क्या होगा, 3 मेरा बीच में तो ये मेरा समांतर माध्य होगा, क्या होगा समांतर माध्य। ऐसे भी देख लो, अभी हम आप लोग को पता है समांतर माध्य बराबर होता है पहला पद जोड़ अंतिम पद बटा 2, देखो करके पहला पद जोड़ अंतिम पद 1 जोड़ 5 6 अब बटा 2, देखो 3 आ रहा है ना, हाँ तो आ गया, तो इसी तरह आ रहा है तो मेरा सूत्र सही है +C/2, तो +C/2 मेरा होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इजी है, इसमें 8 आप लोग कॉमन लीजिएगा, तो 8 जब कॉमन लेंगे तो बचेगा मेरा sec स्क्वायर है, अब -10 है। हम लोग जानते हैं सूत्र sec स्क्वायर है -10 बराबर 1 होता है, तो 1 से 8 में गुना होगा, जो कॉमन लिए उसमें गुना होगा तो 8 ही आंसर आएगा, ठीक है ना। यानी 8 रहेगा तो 8 आएगा, 5 रहेगा तो 5 आंसर होगा, 6 रहेगा तो 6 आंसर होगा, 9 रहेगा तो 9 आंसर होगा, ठीक है ना। यदि द्विघात बहुपद इतना का एक शून्य -2 है तो P का मान है। शून्य का मतलब क्या हुआ, शून्य का मान यहाँ रखने पर, शून्य का मतलब होता है कि उसका मान अगर समीकरण में रखते हैं तो समीकरण को वो 0 कर देता है, क्या कर देता है लड्डू कर देता है, ठीक है ना।
देखो यहाँ पर इसको हम सोल्व करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर हम रखते हैं इसका मान, तो p का यहाँ पर x के यहाँ पर रखते हैं -2, तो 2 रखेंगे, -2 रखेंगे तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो +4 हो जाएगा, 4p हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4p। फिर x के यहाँ पर रखेंगे -2 रखेंगे तो -2 रखेंगे तो -2 दिया -6 हो जाएगा और +p, और शून्य का मतलब होता है कि उस समीकरण को क्या कर देता है 0, क्या कर देता है 0। अब 4p अरे एगो p कितना होगा 5p होगा ना, और ये -6 इधर जाएगा तो क्या होगा +6, p बराबर क्या होगा 6 का 6 इधर 5 आएगा तो क्या होगा बटा में, तो 6/5 आ रहा है, कितना आ रहा है मेरा 6/5, 6/5 आपका कहाँ पर है, ये है ए नंबर में एज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA तथा PB स्पर्श रेखा 60 डिग्री के कोण पर झुके हो तो कोण AOB का मान बताना है। पहले हम बनाते हैं एक वृत्त बना दिए, इसका केंद्र क्या है यहाँ पर O है। अब क्या बोल रहा है, बिंदु P से बोल रहा है, बिंदु P लिए, P से PA तथा PB दो स्पर्श रेखा है, कितना है 2 स्पर्श रेखा है, ठीक है ना। PA तथा PB स्पर्श रेखा परस्पर 60 डिग्री पर झुका, कितना डिग्री पर झुका है ये 60 डिग्री पर, ये कोण जो है मेरा कितना है 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री पर झुका हो, तो बोल रहा है कोण AOB, ये मेरा A मान लो यहाँ पर और ये मेरा B पर स्पर्श कर रहा है, तो बताना है कोण A और ये मेरा O है, O को मिला है और फिर B, जिसको AOB बताना है तो AOB को हम मिला दिए। तो हम लोग जानते हैं ये मेरा क्या है, पीछे वाला सेट में बता चुके हैं कि मेरा क्या है चतुर्भुज का निर्माण कर रहा है, 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा 4 भुजा चतुर्भुज का निर्माण कर रहा है। चतुर्भुज में क्या होता है, सभी कोण 360 होता है, और यहाँ जानते हैं हम लोग कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा एक दूसरे पर समकोण होता है, तो ये मेरा 90 हो जाएगा। उसी प्रकार त्रिज्या स्पर्श रेखा एक दूसरे पर समकोण बनाता है, तो ये मेरा 90 हो जाएगा। तो 90 मेरा ये दोनों मिलकर 180 पूरा दिया, तो ये दोनों मिलकर भी 180 पुराना चाहिए, तब मेरा 360 पूरेगा। तो सिंपल सी बात है, जब मेरा ये 60 है तो यहाँ पर कितना मान रखे, इसका मान कितना रखें, इसका मान कितना रखें कि 60 और इसको जोड़ने पर 180 हो जाते, इसका मान रखना पड़ेगा 120, तब होगा 180, ठीक है। तो होगा मेरा डी करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं इसका मान क्या हुआ था। आप लोग तो सिंपल सी क्वेश्चन तो सिंपल सा है, कोट 45 का मान आप लोग को पता है 1 होगा, कितना होगा 1, तो आप लोग यहाँ 1 रखिएगा तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, 1 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 0, जब ऊपर 0 हो गया तो सिंपल है सब 0 हो जाएगा, तो बी होगा मेरा आंसर, बी होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90 डिग्री, त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90 डिग्री, चलो बनाओ पहले समकोण त्रिभुज, क्योंकि 90 डिग्री बोले समकोण त्रिभुज बनाना है, और A मेरा 90 डिग्री है तो ये मेरा 90 पास बनाना है, कहाँ बनाना है 90 पास। अब B और C जहाँ मन वहाँ दे दो, AB बराबर 5 दिया हुआ है, AB बराबर 5 दिया हुआ है, AC बराबर 12 दिया हुआ है, AC बराबर 12 दिया हुआ है, तो जब 5 और 12 है तो आप जब कर्ण निकालिएगा इसके पाइथागोरस प्रमेय लगा के तो आपका आएगा 13, कितना आएगा 13, ठीक है ना, निकाल लीजिएगा आप लोग। आप बोल रहा है कि AD पूछ रहा है, और यहाँ बोल रहा है क्या AD लंब BC, A से एक भुजा हम D खींचे जो क्या है BC पर लंब है, क्या है, तो AD का मान बताना था। AD बराबर देखो 2-3 सूत्र होता है, हम बता देते हैं। AD उसका बराबर होता है एक ठो BD इंटू CD, BD इंटू CD, और एक ठो AD बराबर होता है, ध्यान देना है, AD बराबर एक ठो होता है AB इंटू AC बटा BC, यानी लंब इंटू आधार बटा कर, तो यहाँ हो जाएगा AB लंब इंटू आधार यानी AC और बटा कर्ण BC, ये वाला। अब आप लोग को ध्यान देना है कौन सा सूत्र आप लोग को लगाना है, तो BD या CD लगा सकते हैं क्या, नहीं लगा सकते, क्योंकि BD का मान और CD का मान पता नहीं है, हमको पूरा मान पता है लेकिन BD कितना है CD कितना है नहीं पता है, तो ये नहीं लगा सकते हैं। क्या ये लगा सकते हैं, हाँ ये लगा सकते हैं, क्योंकि हमको AB भी पता है, AC भी मान पता है और BC मान भी मान पता है। तो AB मेरा कितना है 5, AC मेरा कितना है 12 और BC मेरा कितना है 13, यही है ना। हमारे पास कितना होगा मेरा 60 और 13 के 13, तो AD बराबर मेरा आया कितना 60/13 सेंटीमीटर। शायद आप लोग को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है cos 90 माइनस थीटा, ये तो सब जानता है, cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कोस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है टेन थीटा, ये सब तो सब जानता है। अगला देखते हैं 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूरी पर, पहले बनाओ तो वृत्त बनाओ, ठीक है ना। तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र यहाँ पर होगा, इसको मान लो केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूरी पर, केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूरी यानी 6, इतना तो 6 होता है, त्रिज्या इसका 6 है तो 8 बोल रहा है, तो ये वृत्त को पार कर जाएगा, तो मान लो ये यहाँ पर आ रहा है, ठीक है ना। वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, इसको मान लो P। एक बिंदु से वृत्त पर खींचे गए स्पर्श रेखा, यहाँ से एगो वृत्त पर स्पर्श रेखा खींच रहे हैं हम, ये मान लो स्पर्श रेखा है, और ये हम मेरा A पर स्पर्श कर रहा है मान लो, ठीक है ना। स्पर्श रेखा की लंबाई बताना था, ये मेरा यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ 8, कितना हुआ 8, क्योंकि केंद्र से लेके, ठीक है ना,
उस बिंदु तक की दूरी दिया हुआ 8 और त्रिज्या मेरा दिया हुआ है, केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या मेरा दिया हुआ है 6। कितना दिया हुआ है? 6। हम लोग जानते हैं क्या कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा दोनों एक दूसरे पर 90 डिग्री पर झुका होता है। 90 डिग्री कौन बनाता है? मेरा 90 हो गया। जैसे मेरा 90 होता है मेरा क्या होगा? कर्ण। क्या होगा? कर्ण। हम लोग पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं क्या? पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 8 64 बराबर क्या होगा? 6 का स्क्वायर ने 36 जोड़ ये वाला, ये हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा क्या? लंब हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार। आधार यानी AP स्क्वायर। क्या होगा? AP स्क्वायर। अब हम 36 को इधर लाएंगे तो मेरा घटेगा, तो हो जाएगा मेरा 36 में 64 में जब 36 घटेगा तो आएगा मेरा कितना? 14 में से 6 गया 8 और 6 में से 3 जाएगा, यानी यहाँ बचेगा मेरा 5 में 2 28। कितना बचेगा? 28। और इधर मेरा बच गया AP स्क्वायर। 36 इधर आएगा, घटेगा 64 में तो मेरा बचेगा 28। 28 को हम फिर स्क्वायर इधर आएगा तो मेरा हो जाएगा √28 बराबर AP। ठीक है ना। और 28 का जब वर्गमूल करेंगे तो होगा मेरा 7 चौक 28, 7 चौक 28। और 4 का वर्गमूल ये होता है 2 और 7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो हो जाएगा 2 और 7 मेरा अंदर ही रह जाएगा। 7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 7 का तो वर्गमूल मेरा निकल जाएगा, लेकिन 7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 7 मेरा अंदर हो जाएगा तो मेरा होगा 2√7। तो 2√7 यानी C मेरा क्या होगा? करेक्ट। क्या होगा? करेक्ट। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में किसका मान √2 के बराबर है? √2 का मान कोस 30 का मान होता है कितना? √3/2। तो ये तो नहीं होगा। sin 45 का मान होता है 1/√2। ये भी नहीं होगा। कोसेक 45 का मान होता है √2। होता है? हाँ होता है, तो ये मेरा होगा। और sin 30 का मान होता है 1/2। ये बोल रहा है क्या कि ये दोनों ST समांतर QR, ये दोनों मेरा क्या है? समांतर है। क्या है? तो बोल रहा है मेरा x का वैल्यू क्या होगा बताना है। तो जानते हैं थेल्स प्रमेय से, जब त्रिभुज की दो भुजा इस तरह समांतर होता है तो उसका संगत भुजा क्या होता है? अनुपातिक, यानी AS/SQ बराबर PT/TR होगा। क्या होगा? TR। चलो इसको हम सोल्व करते हैं। देखिए आप लोग, तो क्या होगा मेरा? PS यानी 4/SQ यानी x-4 बराबर PT यानी 8/TR यानी 3x-9। यही होगा ना। अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 3 चौक 12x और 9 चौक 36 और ये गुना होगा जाता है 8 × x, 8x और 4 8 32। आप सॉल्व कीजिएगा आप लोग तो 12x और 8 इधर को लेकर आओ, 8x को इधर लेकर आओ तो 12x में से 8x घट जाएगा, बचेगा मेरा 4x। उसी प्रकार यह मेरा क्या है? -32। क्या है? -32। ये ई पर जाएगा तो मेरा हो जाएगा +36। क्या होगा? +36। तो 4x बराबर क्या होगा? -32 में से सॉरी दोस्त, यहाँ पर 19 है, ये मेरा 19 है, 19 है तो यहाँ 19 होगा। तो 19 इधर जाएगा तो 1936 नहीं, 19 चौक कितना होगा? 19 चौक मेरा 19 चौक होता है 76। कितना होता है? 76। और जब 76 मेरा इधर जाएगा तो होगा +76। क्या होगा? +76। अब बात क्या है कि 6 ये दोनों तो घट जाएगा, 6 में से 2 जाएगा कितना बचेगा? 4। कितना बचेगा? 4। और 7 में 3 जाएगा कितना बचेगा? 4। प्लस में 44 बचेगा, प्लस में क्या बचेगा? 44। तो x बराबर मेरा क्या होगा? 44/4 काट देंगे तो x बराबर मेरा आएगा 11। कितना आएगा? 11। x बराबर कितना आएगा? 11। तो 11 मेरा आंसर होगा इसका। ठीक है ना। तो 11 मेरा करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अर्धवृत्त का कोण होता है। अर्धवृत्त का कोण यानी समझ रहे हैं आप लोग इसे, ये मेरा क्या है? अर्धवृत्त यानी जो हम व्यास से उसको काट के 2 भाग में अलग कर देंगे, व्यास द्वारा काट के 2 भाग में अलग करेंगे तो मेरा बनेगा अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त से मतलब जब व्यास द्वारा जो कोण बनता है तो कहीं भी वृत्त पर वो मेरा 90 डिग्री होता है। तो इसका आंसर होगा मेरा क्या? 90 डिग्री। कहीं नहीं दिया हुआ है। अर्धवृत्त का कोण मेरा 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री, याद रखना। अर्धवृत्त का कोण कितना होता है? 90 डिग्री। नेक्स्ट मेरा है इतना के बीच की दूरी। तो बीच की दूरी का आप लोग तो जानते हैं कि x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर √100 x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो x1 - x2, तो x1 में से x2 करेंगे तो मेरा आएगा -3 का स्क्वायर करेंगे तो मेरा होगा 9। फिर y1 - y2 -5 में से -4 करेंगे तो माइनस माइनस दोनों है तो जुट जाएगा, मेरा होगा -9 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 81। और 81 और 9 जोड़ देंगे तो मेरा कितना हो रहा है? 90। कितना हो रहा है? 90। कितना हो रहा है? 90। और 90 का वर्गमूल इसको लिख सकते हैं हम क्या? 10। इसको लिख सकते हैं हम 10 × 9। 9 का तो वर्गमूल मेरा निकल जाएगा, 9 का वर्गमूल निकल जाएगा 3, लेकिन 10 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 10 मेरा अंदर रहेगा तो होगा मेरा 3√10। 3√10। नेक्स्ट देखते हैं, युग्म समीकरण इतना का हल है। तो ये आप लोग को चेक करने आता होगा कि चेक करने के लिए इसमें हम क्या करते हैं, कितना हल होता है, इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? A1/A2 B1/B2 C1/C2 करते हैं। तो चलो करो।
तो इसमें हम करना क्या है, A1/A2 का मान निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे B1/B2 का मान निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे C1/C2 का मान निकालेंगे। चलो A1/A2 का मान निकालो। ए मेरा कितना है 2, A1 मेरा कितना है 2, तो 2 दिए। A2 मेरा कितना है यहाँ पर 4। आगे इसमें जो पहला समीकरण जो ये वाला है, इसमें A1 B1 C1, उसी तरह A2 B2 C2, ठीक है ना। तो A1 मेरा कितना है 2, A2 कितना है मेरा 4। चलो इसका मान निकल गया, कितना आ रहा है, काट दो 1 देखो यहाँ काट के 1/2 कितना आ रहा है, 1/2। उसी प्रकार अब B1/B2 का मान निकालते हैं। तो B1 मेरा कितना है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, और B2 मेरा यहाँ पर कितना है -2, कितना है -2। देखो अब हम A1/A2 का मान निकाले तो मेरा आया 1/2, अब B1/B2 का मान निकाले तो 1/2 तो आया, लेकिन माइनस में आ गया। किस में आ गया, माइनस में आ गया। तो ये दोनों तो बराबर नहीं होगा, क्योंकि माइनस में है, तो ये दोनों मेरा बराबर नहीं हो रहा है। और जैसे ये दोनों बराबर नहीं होता है तो उसको बोलते हैं हम क्या, ओ विरोधी समीकरण। और उसका सिर्फ एक हल होता है, जिसको बोलते हैं अद्वितीय हल, यानी कोई दूसरा हल नहीं होगा, सिर्फ एक ही हल होगा। तो इसका होगा अद्वितीय हल। इस प्रकार मेरा क्वेश्चन मॉडल सेट 4 समाप्त हुआ। इस प्रकार मेरा मॉडल सेट 4 समाप्त हुआ। और आप लोग को कमेंट करके जरूर बताएं आप लोग कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा है। आप लोग अपने दोस्तों के बीच शेयर जल्दी करें, क्योंकि 21 तारीख से पहले कि आपका दोस्त भी लाभ उठा सके और परीक्षा में अच्छा मार्क्स ला सके, ठीक है ना। तो बताएं आप लोग को वीडियो कैसा लगा है, शेयर थी आप लोग का वीडियो कैसा लगा है, कमेंट जरूर करें, बताएं। चलो आज इतना ही लगता है, अब हम पार्ट 5 का बनाएंगे। थैंक्स।